मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो में क्यों ना इंडियन अलायंस के ऊपर बात की जाए। जैसा हम सब लोग जानते ही बड़ा क्लियर हो चुका है कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है, मोदी जी अपनी चलाते हैं। मोदी जी के आना तो किसी दूसरे पार्टी लीडर की कोई वैल्यू है, ना संवैधानिक मान्यताओं का उन्हें कोई ख्याल है, और ना ही जिस तरह से उन्होंने वायदे लोगों से किए थे उसके में तो बिल्कुल ही वो खरे उतर ही नहीं रहे हैं। देश गरीब होता जा रहा है। वो अपने किसी मतलब एक गिने चुने कारपोरेट या विशेष तौर से कारपोरेट के लिए बहुत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देश के लिए बहुत बड़े ज़्यादा नुकसानदायक होता रहा है। अब वैसे तो हमारा देश जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब संघों को, मतलब राज्यों का संघ है। इसमें राज्यों की अपनी वैल्यू है, अपनी उनकी सरकार है। संविधान में उनकी अब मतलब राज्य सूची है जिसके अनुसार वो कानून बना सकते हैं। उनकी सरकार चलाने के लिए उन्हें भी केंद्र से टैक्सेशन का जो पैसा होता है उसमें हिस्सा मिलता है, और कुछ वो अपना खुद स्वयं का टैक्स भी लगाते हैं। तो जो सरकार, केंद्र सरकार का जो टैक्स, जीएसटी है, जो भी टैक्स है, जो सरकार केंद्र सरकार है जिसमें हिस्सा मिलता है, वो उसमें वो टालमटोल होती रहती है। जीएसटी का तो अक्सर कर होता है कि जीएसटी का कलेक्शन नहीं हुआ है, और उनसे कह दिया जाता है प्रांतीय सरकारों को, चाहे वो अपोजिशन की हों, उनकी खुद की भी हों, उन्हीं की पार्टी की हों, कि आप जो है रिजर्व बैंक से जो है कर्ज ले लीजिए। और रिजर्व बैंक को इशारा है तो रिजर्व बैंक कर्ज देता है। अब बताइए उस सरकार पे क्या गुजरेगी जो कि अपने पब्लिक से ये वादा करके आई है कि हम आपकी खुशहाली के लिए करेंगे, और वो उसको कर्ज में झोंक रही है। आखिर वो कौन देगा कर्ज? तो वहीं की पब्लिक ही देगी, वही सरकार या कोई जो भी सरकार आएगी, पड़ेगा तो पब्लिक को, वो तो पैसा देना है। अब चूँकि सरकार कर्ज में का जो उसमें सूद का है, उसका प्रिंसिपल मतलब जो असल पैसा जाएगा तो उसमें सरकार का ही तो पैसा कमेगा, तो बाकी जो वेलफेयर स्कीम है उनमें पैसा कम हो जाएगा। जैसे अभी 43% ये सरकार जो है इस समय की, केंद्र सरकार की 43% कर्ज में देती है, वापस देती है, तो इनके पास 57 पैसा बचता है। तो उसमें तो निश्चित तौर पे जो क्या नाम नीतियाँ या जो प्रोग्राम हैं वेलफेयर वाले, चाहे शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, वो तो सब सफ़र करेंगे, उनमें तो सब होगा। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में दो चीज़ें हैं, या तो आप अपने हिसाब से घुट घुट के चलिए, जैसे अब केंद्र सरकार के सारे में रहिए, ना तो ईडी और सीबीआई का सामना करिए जिस तरह से हो रहा है। हाँ, अगर ईडी और उसका सामना आपने कर लिया, नहीं मतलब उससे बच रहे हैं और मोदी जी के हिसाब से आप चलेंगे, तो आप काना बंगाल के हिसाब से अपोजिशन लीडर भी बन जाएंगे। आप कांग्रेस से आएँ, कहीं से भी आएँ। अब हेमंता शर्मा के हिसाब से आप चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे, और का नाम महाराष्ट्र में आप अपने पार्टी को तोड़ के आएंगे, का नाम शिवसेना के लिए, तो आप शिंदे की तरह से चीफ मिनिस्टर भी हो जाएंगे, अजीत पवार की तरह से आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको अपनी पार्टी को छोड़ना पड़ेगा या फिर तोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे में ये होता है कि अब एक नया जो इंडियन अलायंस का आया, उसके सूत्रधार हैं नीतीश कुमार, जो कि इसके बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। इनका शायद एनडीए में काफ़ी तो पुराना वास्ता है। हालांकि पहले की एनडीए में और आज के एनडीए में बहुत फ़र्क है। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के एनडीए में और पहले एनडीए में बहुत फ़र्क था। अब उन्होंने समझ लिया काफ़ी दिन संग रहने के बाद कि इनके यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा, चूँकि उनमें थोड़ी सी हिम्मत भी है, दूसरे उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, अपेरेंटली कोई चार्ज बनता भी नहीं है, तो उनकी हिम्मत बढ़ रही है। इसलिए वो आगे आए और उन्होंने अलायंस की लोगों को बात करी, काफ़ी हुआ। तो सबसे पहले पटना में एक मीटिंग हुई, फिर बेंगलोर में हुई, फिर मुंबई में हुई। आखिर को एक प्रोजेक्ट मतलब एक स्कीम जो है इंडियन अलायंस बना दिया गया। अब जिसका फ्लैगशिप रोल तो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस ही उसमें जो है मुख्य है, क्योंकि और उसको डर भी जो है का नाम इसके लिए बीजेपी को, वो डर मोदी को, वो डर भी कांग्रेस से ही है, क्योंकि वो तो पता है कि कांग्रेस ही तो हटा पाएगी, और कांग्रेस ही हमारे खिलाफ वोकल है, कांग्रेस ही हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। बाकी पार्टियां तो अगर कांग्रेस वो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो वो कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं। तो मोदी जी को तो यही चाहिए, आप कुछ भी करिए, आप जो है कांग्रेस को इकट्ठा मत, वोट इकट्ठा ना हो जाना चाहिए। अब इंडियन अलायंस में चूंकि ये लोग राजनीति वाले लोग तो सब डाटा वो सब पे राजनीति वाले तो होशियार होते ही हैं। उन्होंने देखा ये तो बहुत माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है। 31% पे इन्होंने 92, उसमें क्या नाम 94 में 2014 में बना ली, और 37% पे 19 में बना ली, जिसमें भी कांग्रेस का, और जबकि उसका यूपी में बहुत बड़ा रोल था। यूपी में सीटें भी ज़्यादा मिली थी और वोट परसेंटेज भी ज़्यादा मिला था इन्हें। तो उन्होंने कहा कि जो हम लोग तो 69% वाले या 63% वाले भी हैं, तो क्यों ना हम इकट्ठे होकर मोदी जी को हरा दिया जाए। ये तो पूरे देश का भी बंटाधार करे दे रहे पर हैं, और हम लोगों का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम तो हर वक्त, हमारे ऊपर तो दुधारू तलवार लटकी रहती है।
विकास सब कुछ हो गया। अब विशेष तौर से यूपी में इसलिए मिल गया कि यूपी में कमज़ोर, कांग्रेस कमज़ोर बहुत दिन से हो गई है। हालांकि यूपी को बहुत बड़ा झेलना पड़ा है। यूपी जिसमें कांग्रेस का राज हुआ करता था तो दूसरी इकोनॉमी हुआ करती थी इंडिया में, आज उसका कोई वही नहीं है। और दूसरे उस समय सिरमौर हुआ करता था, बहुत बड़ी, चूँकि बहुत बड़ी जगह भी थी। दूसरे यहाँ की ज़्यादातर मुख्य प्रधानमंत्री यहीं से होते थे और यहाँ की पॉलिटिकल बहुत बड़ी वो थी। तो अब इसमें आखिर को ये अब जैसे ये बना, इसमें मोदी जी ने पहले तो इंडिया नाम से ही दुनिया भर का नकारात्मक प्रचार किया कि सिमी पे भी इंडिया आता है, इंडिया मूवमेंट में, और जाने क्या क्या उन्होंने नकारात्मक इसकी चीज़ें बताई। और वो कहे कि इंडिया ख़त्म कर दिया जाए, मतलब इंडिया तो गलत है, इंडिया तो कायदे में होना नहीं चाहिए। और उन्होंने इंडिया के खिलाफ तो इतना प्रोपोगंडा किया कि जो G20 की जो का नाम भोजन के लिए जो वो गए थे, का नाम लेटर, अरे वो इनविटेशन कार्ड, उनमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया था। अब जबकि उनसे बड़ी बचकानी सी बात है, ये देखी जाए कि ये जो है ये संविधान की पहले ही आर्टिकल में है, इंडिया दैट इज़ भारत, और इस पर संविधान सभा में काफ़ी चर्चा हुई थी, खूब बहस हुई थी। चूँकि पूरा देश संविधान सभा में था तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में वोटिंग हुई तो 41 वोट मिला, 51 वोट मिला इंडिया के फेवर में और 34 मिला भारत के फेवर में। इसका मतलब 60%, 40 का वो हुआ। अब इसको वो ख़त्म करना चाह रहे थे। अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और भी जोड़ी जाए कि अब इसमें कुछ लोग जो हैं इसमें नहीं आना चाह रहे थे, नहीं आए हैं, वो थोड़ा सा थर्ड फ्रंट अपना लगा रहे हैं कि थर्ड फ्रंट पे रहेंगे। अब कुछ आने के बाद भी थोड़ा सा मतलब जाने की, या मतलब उसमें सोच रहे हैं कि इंडिया के मतलब इसमें रहने से हमें, क्योंकि मोदी जी का जब से ये इंडिया बना है फिर उन तो बहुत ही आक्रामक हो गए हैं। आक्रामक तो इसी से समझ लीजिए कि 4 सीट लगी थी अजीत पवार के, और उन्होंने जाके पूरा बोलना शुरू कर दिया कि 20 लाख करोड़ रुपये पोजीशन पे जिकाना स्कैम है, और वहाँ का तो पूरा नाम ही लिया उन्होंने, का नाम 17,000 करोड़ का उसमें महाराष्ट्र में उसी 4 सीट होती है। दूसरे दिन जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और वो अपनी पार्टी को तोड़ देते हैं, अपने चाचा ताऊ से पूरा बड़ा विद्रोही एक तरह से कर देते हैं। तो अब वो जो थर्ड फ्रंट की बात आ रही है, तो थर्ड फ्रंट वाले तो बड़े सेफ अपने को मानते हैं। उनके दिमाग में यह है कि अगर हम मोदी जी के खिलाफ नहीं जाएंगे, मतलब उनके, हम यही कहते रहेंगे कि हम इंडिया के संग नहीं हैं, तो फिर मोदी जी इसी बात से खुश हैं। उनके लिए तो इंडिया पे वोट इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि वोट जो है का डिवीज़न इधर उधर होता रहेगा तो फिर कांग्रेस तो सफ़र करती रहेगी, और कांग्रेस ही से उन्हें डर है क्योंकि कांग्रेस ही उन्हें हटा पाएगी, और कांग्रेस ही वोकल है, कांग्रेसी के नेता उनकी खिलाफत करते हैं। चाहे शुरू से जितनी भी चाहे वो आपके देश के खिलाफ, यानी देश की हित में नहीं होने के देश की खिलाफत में, चाहे वो आपकी स्कीम इसके मुद्दों का ना पैसे की वही डिमोनेटाइजेशन की रही हो, जो GST की रही हो कि बड़े लोगों को कम पैसा, छोटे लोगों को ज़्यादा वो करने, तो वो सब मिला के हर पॉइंट पे, चाहे अडानी के ऊपर रहा हो, चाहे कहीं पर भी। और उसी का कारण ये हुआ जो राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, तब फिर जो है विदेशों से भी, चाहे वो हिंडनबर्ग पेपर आया, चाहे वो RRPV वाला आया, चाहे वो जिस तरह से भी आई, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स का आया लंदन वाले का, ये तभी आए हैं जो यहाँ पे उन्होंने, यहाँ का मीडिया ने तो साफ सीधा सीधा वो तो पैसे में खेल रही है, वो तो मोदी जी के लिए ही वो सपोर्ट कर रही है। वो चीज़ कोई जाना नहीं है, इसी में तो पब्लिक परेशान है कि एक बार झूठ बोल के सरकार बना ली, दूसरे फिर आपने 19 में बना ली, फिर भी आप तैयार हैं, तीसरे बार फिर आप लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी, जबकि बिल्कुल बंटाधार हुआ, इकोनॉमी का बंटाधार हो गया ना, नौकरियां हैं, महंगाई है, और कूटनीति में तो खैर बिल्कुल फेल ही हैं। वो तो इनकी अगर तुलना राहुल गांधी से करी जाए तो राहुल गांधी के तो बहुत ज़्यादा उनके खिलाफत में पूरा मीडिया ने संग दिया, और काफ़ी पैसे, मतलब सब मिला के पूरा ये हुआ किसी तरह से मोदी के खिलाफ इनको अयोग्य साबित कर दिया जाए, भौना साबित कर दिया जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ज़रा देखिए आप, वहाँ के मैंने यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ इन्हें बुलाती हैं, वहाँ के जीनियस लोग बुलाते हैं, वहाँ की एलीट क्लास बुलाता है, वहाँ के क्या नाम, अरे पढ़े लिखे लोग, या और जो स्टेट्समैन हैं यार, जो वहाँ के पब्लिक के, मतलब जो देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष हैं, वो सब बुलाते हैं। मोदी जी का तो किसी एक पेपर वाले का, किसी मीडिया वाले को कभी तो इन्होंने फेस ही नहीं किया है। वहाँ उनका वो जवाब देते, ये तो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। अच्छा, दूसरे वो सब पूरा विश्व जान गया है कि मोदी जी को तो आप खाली इधर उधर की
पूरा विश्व समझ गया कि इन्हें तो इधर उधर की बातें बढ़ाती रही है और इनकी चापलूसी, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बाज़ार है तो मोदी जी को इसलिए बाज़ार का, और बाज़ार में पूरा खाली पड़ा है, यहाँ का प्रोडक्शन कम है, यहाँ तो सब कुछ है ही नहीं। तो फिर उन्हें सोचा आखिर के ये लोग जाएंगे कहाँ, इन्हें तो लेना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ों से इन्हें, ये तो वल्नरेबल रहे एक तरह से। वल्नरेबल का मतलब होता है कि उनसे काम निकाला जाए। किसी मंच पे किसी ने भी इनकी तारीफ़ नहीं करी है, चाहे वो ओबामा रहे हों, चाहे बिडेन रहे हों, कोई भी रहा हो। ये जो G20 में यहाँ थे, यहाँ से जाने के बाद वो फ़ौरन जो है, यहाँ अगर उनसे कह देते हैं कुछ मत हमारे खिलाफ बोलिए, तो वो जाते हैं यहाँ से, रास्ते में हनोई में बोलना शुरू कर देते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो अलायंस है उसमें से भी कुछ लोग दरकने के मतलब थोड़ा सा अपना अलग स्टैंड लेना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो मोदी तो बहुत ही ज़्यादा फिर आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने तो कह दिया आप तैयार रहिए, आपकी गारंटी, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन की गारंटी यह है कि वो परिवारवाद पे करेंगे और क्या नाम स्कैम करेंगे, तुष्टीकरण की बात करेंगे। तो उसमें फिर अगर वो देश पे चूना लगाएंगे तो हमारी गारंटी भी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो जेल जाएंगे। और उन्होंने करना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया करके। अरे उन्होंने वो तो कहो केस नहीं बनता, उन्होंने राहुल गांधी को माफ़ नहीं किया, सोनिया गांधी पे उन्होंने ईडी केस बताई। ईडी केस कौन से हिसाब से बनता है नहीं। उन्होंने GLA को जो 90 करोड़ रुपए दे दिया अपनी पार्टी से, और उसके बदले में उन्होंने शेयर, GLA ने अपनी इंडिया कंपनी जो इन्होंने बनाई उसको पैसा दे दिया। इसमें ईडी कहाँ से हो गया? ईडी के लिए तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए फॉरेन करेंसी का, फॉरेन से पैसे का लेन देन विदेशों से, तब ईडी बनता है। तो ये तो कैसे स्टैंड नहीं हुआ। खैर, अब जो है, जो हटना चाह रहे हैं उनके पीछे भी दो बातें हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मतलब हम इनसे मतलब अलायंस से अलग हो जाएंगे तो एक तो मोदी जी हमारे खिलाफ एक्शन लेना बंद कर देंगे, या हमारे खिलाफ उनका वो हो जाएगा, क्या नाम, इसके हमारे खिलाफ जो 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 इनके सोच रहे हैं कि हम हमारे खिलाफ एक्शन लें, वो बंद हो जाएगा। और दूसरे फिर कहीं अगर मौका लगा तो हो सकता है कमी पड़ी तो कहीं मोदी जी की सरकार में थोड़ा बहुत, जैसे पहले NDA में हम लोगों का मौका मिला था, ऐसे कहीं मिल जाए। अब वो असल में सोचना इनके विकार है। मोदी जी तो वो तभी आपको वहाँ जगह दे सकते हैं तो आपके पाली हुई पार्टी, आपके बाप दादाओं से, आपके जो आपके लीडर रहे हैं, जो गॉडफादर रहे हैं, उन सब के साथ आप धोखा करने के बाद उस पार्टी को छोड़िए, पार्टी को तोड़िए, तभी वहाँ कुछ गुंजाइश हो सकती है। अब थोड़ी सी एक बात कर ली जाए, चूँकि यहाँ पे जो फ्लैगशिप का रोल है, मतलब जो मुख्य रोल है, वो तो कांग्रेस का है। और कांग्रेस के ही का होना ही चाहिए कि कांग्रेस के लिए जो वोट मिल गया और कांग्रेस के संग मिला के वैसे सबको फायदा होगा। इसमें थोड़ी सी बात यूपी संदर्भ में की जाएगी। तो आप जो है, अब इनके कांग्रेस के पेपर में क्यों बनना जा रही है? कांग्रेस के देखिए ऐसा है, सब लोग तो ये तो कोई तो क्या नाम PDA की बात कह रहा है, कोई दलित की बात कह रहा है, कोई अल्पसंख्यकों पे ही करता है। अब बताइए, अल्पसंख्यक आपके, OBC आपके, और ये सब आपके, अब उसमें हम जो अल्पसंख्यक को वोट के लिए सब पार्टियां अपना मान रही हैं, और तुष्टीकरण का काम जो चार्ज लगता है वो कांग्रेस पे लगता है। अब मज़े की बात ये देखिए, OBC के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। हम उनसे, प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप 90 में आप 3 दे रहे हैं, 3% होता है, 27% तो है ही, कम से कम उसी को दे दीजिए। और हम लोग उसको जो जातिगत जनगणना के लिए मुखर होकर बात करते हैं, वो आपकी जिक्र भी नहीं करते, वो तो हमारी खिलाफत करते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि अगर हिंदुओं का इनका जनगणना होगा और मुसलमानों का क्या होगा। और फिर इनकी भी मजे की बात देखिए, बीजेपी वालों के पहले 80 की बात करते थे, 80-20 की, अब 80 में भी उन्होंने जो 20 में 15% पसमानदा की बात कहना शुरू कर दिए। कहने का मतलब है उन्हें देश के उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की जरूरत पड़े, अगड़े से बचनों को, चाहे मुसलमान है और हिंदुओं से लड़ाना पड़े, चाहे सिखों को हिंदुओं से लड़ाना पड़े, चाहे का ना वहाँ क्रिश्चियन उधर वही नॉर्थ ईस्ट में, चाहे क्रिश्चियन का और हिंदुओं से लड़ाना पड़े, चाहे फिर आदिवासियों का आपस में जैसे मणिपुर में भी हुआ उसको लड़ाना पड़े, वो उन्हें अपनी सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। तो कांग्रेस के लिए मेरी समझ से, चूँकि राजनीतिक थोड़ी बहुत जो पढ़ने से या इससे आता है कि उसके लिए ज़्यादा स्कोप है, अच्छा स्कोप है। क्यों हर एक कौम को भी लेके चल रहे हैं। फिर पूरे देश से आज़ादी से लेके आज़ाद कराया, संवैधानिक व्यवस्था करी, और पूरे देश जीरो से लेके बताइए सन 47 में क्या था,
वो सब अंग्रेज़ों ने लूट लिया था। अंग्रेज़ का एक जैसे इनका अडानी आज हुआ जा रहा, वहाँ पे एक रॉबर्ट का नाम लॉर्ड हुआ करता था, नहीं रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे। उन्होंने 63,63,000 कुंटल, इतनी उस समय चाहे कोई भी रही हो, उसके जो वजन है वो आज के हिसाब में 63,000 कुंटल का यहाँ से कार्गो लेके गए थे। उसमें मसाला था और मुख्य चीज़ें थी। देश को बिल्कुल जो चौथे नंबर की अब विश्व में उसकी जिसकी वो हुआ करती थी आम का GDP उस समय की वर्थ जो है या मतलब इकोनॉमी है, दुनिया में चौथे नंबर 25% दुनिया में अकेले हमारे हिंदुस्तान की हुआ करती थी, उसको जीरो कर दिया। 2 लाख करोड़ के लगभग GDP रह गई थी 47 में, उसको इन्होंने खड़ा किया। तो वही उन पर ज़्यादा गुजरती है। उनको लग रहा है कि देश हमारे द्वारा बनाया हुआ है, हमने इसको सींचा है, हमने इसको बढ़ाया है। आज ये अगर बर्बाद हुआ जा रहा है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन्हीं पे गुजर रही है। अब आज पब्लिक को भी यही सोचना, पब्लिक की थोड़ी मजबूरी हो गई। पब्लिक को नहीं समझ पाई कि जो समझाने वाला 4th स्टेट था वो तो बिल्कुल एक तरफ झुक गया। वो तो उस मोदी वो तो जैसे सब डिमोनेटाइजेशन में, वो कन्मोनेटाइजेशन में वही पैसे की कीमत के हिसाब से, तो उन्होंने सोचा इससे बढ़िया मौका कौन मिलेगा। मोदी जी ने भी दोनों हाथों से खूब लुटाया, तो वो तो सब उन्हीं के वह कहने लगे। इनका नाम विदेशों में भी चले जाइए तो मोदी मोदी नमो नमो ये सब चलता है। और राहुल गांधी जो कि इनका दुनिया में स्कॉलर और सब मान रहे हैं, उनके आपने नेगेटिव किया, उनको बौना साबित करने की कोशिश करी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो संगठन है इससे बहुत बड़ा यही नहीं कांग्रेस को फायदा हो। कांग्रेस तो मुख्य है, उसे तो करना ही पड़ेगा। और आप मतलब जो भी हट भी जाएंगे, पहले तो हटना नहीं चाहिए किसी के लिए। थोड़ा सा मैं यहीं यूपी के परिप्रेक्ष्य में एक पॉइंट 2 पॉइंट और बताने की कोशिश करूँगा। अभी समाजवादी यहाँ मुख्य पार्टी है। वो 2014 में, जबकि 2012 में वो रूलिंग पार्टी हुआ करती थी, तो यहाँ के लोकसभा के इलेक्शन में उन्हें 22% वोट मिला था। मात्र 5 सीटें वो जीते थे, जबकि उनकी सरकार थी। और 5 सीटें वो भी जो उनके घर की थी, उनकी पॉकेट की थी, उनकी कौम वाली थी, उनके परिवार वाले, वही लोग जीतवाए थे। बीएसपी को उनसे थोड़ा सा कम वोट मिला था, वोट उन्हें मिला था, लेकिन हालांकि सीट उनकी बिल्कुल नहीं थी, 0 थी। और कांग्रेस को 7.5% वोट मिला था, 2 सीटें मिली थी। अब जरा थोड़े से ये आइए किस तरह से क्या होता है। अभी 19 में आए तो समाजवादी को 5 सीटें रही। अलग बात है कि 5 इनके घर की नहीं रही। अब चूंकि उनसे बीएसपी से इनका हो गया तो इन्हें बाहर भी मतलब 2 सीटें और जगह भी मिल गई। एक वहाँ की का नाम रामपुर की, और एक वहाँ की मुरादाबाद की। और लेकिन बीएसपी को क्यों, चूँकि बीएसपी को इसलिए, अब यही तो संगठन का होता है कि इधर का वोट और दोनों का वोट, उनका अपना वोट मिला के, अरे उन्हें उस समय भी 18-19% तो उन पर एक भी सीट नहीं थी, तब भी मिले थे। फिर इनके वोट के संग आने के बाद में वोट परसेंटेज तो ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन उनकी सीटें 10 हो गई। और मात्र 1% वोट यूपी का घटा था, मतलब कांग्रेस का घटा था, सीट उसकी मात्र 1 ही घटी थी। तो कहने का मतलब, अगर आप कायदे से लड़ें, मिला के लड़ें, तो ये 31 वाले और दूसरे बार में 37% वाले ये देश को रूल कर रहे हैं। और वो भी ऐसा रूल कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं बताना है, आपको कांग्रेस के फ्लेक्शन में ही रहिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाइए, कांग्रेस कर ही रही है, क्योंकि वही झेल नहीं रहे हैं और वो झेलेंगे कि उनके, अरे आप इसी वजह की सदस्यता एक जरा सी बात पे उन्हें ख़त्म करा दी, वो तो उनका बस चलता है। अरे उन्होंने ईडी से इनके लिए सोनिया गांधी जी को भी और इनको दोनों से बात कराई, वो तो केस नहीं बढ़ रहा था, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये आप इनका वोट बढ़ेगा और कांग्रेस जो है और आपका भी वोट बढ़ेगा। और यूपी ही अगर संभल गई तो आप ये निश्चित समझ लीजिए, अगर ये मिलके लड़ जाएं और बल्कि बीएसपी भी साथ में आगे आ जाए, ये सब लोग आ जाएं, तब फिर देख लेना यूपी से ही इनका 12 न्यारा हुआ। और जगह तो कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी ही, इनकी गवर्नमेंट क्लियर घट जाएगी। और नीतीश कुमार और जो लोग जिनका सपना है कि किसी तरह से ये इनकी ऐसी गवर्नमेंट जो मनमानी कर रही है, देश को बर्बाद करे जा रही है, इनका कोई न संवैधानिक मान्यताएं हैं, जितनी स्वायत्त संस्थाएं, चाहे आरबीआई की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो, चाहे वो ईडी की हो, अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को चाहते हैं, हमारे हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और बाकी लोगों को तो वो अपने हिसाब से करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से बनाते हैं। बताइए, जो उनके हिसाब से बनेगा तो फिर तो निश्चित तौर पर उनकी मदद करेगा। तो देश बचाने के लिए सत्ता का हस्तांतरण बहुत ज़रूरी है, और कांग्रेस के लीडरशिप में ही आ सकती है, और कांग्रेस के लीडरशिप में ही ये देश ने तरक्की करी। अब आपको तो कुछ नहीं करना, उन्हें तो झूठ बोल के आपसे छीन लिया, अब आपको तो बिल्कुल सही बात बतानी है, दूसरे कुछ बता नहीं। बहुतेरा हो गया। धन्यवाद।